जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे सवालों को लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और कौन सा सवाल बोर्ड एग्ज़ाम यानी जैक बोर्ड ने कितनी बार पूछा है वो भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कुल मिला करके आप लोगों का दो चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक तो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्लियर होगा कि कौन सा सवाल कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था, कब पूछा गया था, यानी आप लोगों का प्रीवियस ईयर भी क्लियर होता जाएगा। तो कुल मिलाकर के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। सबसे पहले सवाल को अगर आप देखो ध्यान से तो कह रहा है आपसे राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। और ये सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा गया था 2013 में। कब पूछा गया था? 2013 में ये वाला सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये जो दूसरा सवाल आप देख रहे हो ये सवाल एग्ज़ाम में दो बार आया है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? दो बार कब कब आया था? एक बार आया है 2012 में और दूसरी बार आया था 2016 में। तो ये भी सवाल आपका कुल मिलाकर के क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं। कह रहा आपसे कि ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है, यानी कि अत्याचार करने वाला। ठीक है, अब आइए ये वाले सवाल पे। ये क्या कह रहा है, कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया क्या है? ये सवाल अभी हाल ही के एग्ज़ाम 2023 में भी देखने को मिला है और साथ ही साथ इसके अलावा इस सवालों को देखा गया है 2011 में। ठीक है, यानी कि दोनों में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। ये जो आपको दिख रहा है कि कल्पनादर्श और ये दिख रहा है आपको ब्रैकेट में यूटोपिया। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे सिर्फ यही लिखा था यूटोपिया क्या है, कल्पनादर्श नहीं लिखा था। ये हुआ था आपका 2011 वाले एग्ज़ाम में। लेकिन जब 2023 वाले एग्ज़ाम में जब देखा गया तो वहाँ पे सिर्फ क्या किया था, यूटोपिया को मिटा दिया था और सिर्फ लिख दिया था कल्पनादर्श। तो यूटोपिया बोले या फिर कल्पनादर्श बोले, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, यानी कि ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो गया। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या होता है, असंभव प्रतीत होता है। तो ये सवाल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये वाला सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। तो जर्मनी एकीकरण की जो प्रक्रिया है इसको यहाँ पे बताया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है आपसे राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लेकिन राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। तत्पश्चात पर्सा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पर्सा को प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है ऑटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस में 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में, वायसराय नहीं होगा, वर्साय होगा यहाँ पे। ठीक है, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये भी क्वेश्चन जो है आपके दो बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। और कौन कौन सा था? 2009 में, है ना, ये वाला क्वेश्चन 2009 में, 2020 में, यानी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम 2020 में भी पूछा गया है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। दूसरा ये सवाल को देखिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। अब इटली वाला ये भी सवाल जो है आपका हाल ही के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, पहले पूछा गया था ये 2013 में। ठीक है, इसके बाद पूछा गया 2015 में। ठीक है ना, तो ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। आइए आंसर देखते हैं इसका
इटली के एकीकरण में विक्टर एमेनुअल द्वितीय वित्त मंत्री प्रमुख कावूर और गौरीबाल्टी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। अब देखिए इटली एकीकरण की प्रक्रिया। कह रहा है कि इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा है आपका, युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सौंप दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमाउंट के प्रमुख मंत्री कावूर को दे दी। मंत्री प्रमुख कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, कावूर ने फ्रांस में सार्डिनिया पिडमाउंट की एक चतुर्थ कूटनीति संधि की और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ये सब का आंसर इसलिए बड़ा है क्योंकि बाबू ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना आपका, तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर आप बड़ा याद करोगे तो एग्जाम में कम से कम कुछ तो लिख पाओगे। गौरीबाल्टी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है। तो ये आपको कर सकते हैं। अब जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी अगर आपको लगे कि ये आंसर बड़ा है, आपको शॉर्ट करना तो लास्ट का 2 पैराग्राफ ले लीजिएगा। बीच में से आप कुछ को भी हटा सकते हैं, लेकिन लास्ट के 2 पैराग्राफ को आप नहीं हटा सकते। ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये जो सवाल है ये भी आपका लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? ये सवाल भी आपका 2011 एंड 2013 में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इसको। बाल्कन प्रदेश में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, जो अपने पंत के कगार पर था। नेक्स्ट है, स्लाव बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। नेक्स्ट है कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की तरह ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। अतः इन सभी कारणों से बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अलावा अभी तक हमने आपको जितना भी बताया वो सब क्या थे, ये सब सवाल जो थे आपके प्रीवियस ईयर के सवाल थे। ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों को करवा रहे हैं अपने 100 डेज टारगेट में। आप लोगों के लिए 100 डेज टारगेट चलाया जा रहा है, यानी कि 100 दिनों का टारगेट हमने स्टार्ट किया है। हर दिन आपको छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं कि आपको ये सवाल याद करना है, वो सवाल याद करना है। अगर आप भी इस टारगेट में ज्वाइन होना चाहते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने सेकंड चैनल का लिंक डाल दिया, वहाँ पे जाइएगा। तो वहाँ पे मैं 100 डेज़ का टारगेट करवा रहा हूँ, जो डेली आपको सुबह 6 बजे मिल जाता है। अगर आप वहाँ से नहीं जा सकते तो सिर्फ यूट्यूब पर आपको टाइप करना है जैक गुरु 24। जब आप टाइप करोगे जैक गुरु 24 तो आप हमारे सेकंड चैनल पे चले जाओगे, जहाँ से आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।